हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू द टुडेज हिंदू एनालिसिस। तो आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स को हम कवर कर लें इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहला आर्टिकल हम लोगों ने पेज 8 से पिक किया है, जो कि हमारे जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स के लिए रेलेवेंट है, विच इज टैक्स लॉ एंड द शैडो ऑफ द हाईएस्ट जुडिशरी। तो बेसिकली ये आर्टिकल टैक्स लॉ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टैक्सेशन की। तो टैक्सेशन के लिए टू सबसे मेजर कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहला, आर्टिकल 265 के अंडर कि टैक्स मस्ट बी बैक्ड बाय ए लॉ, यानी कि टैक्स मे बी इम्पोज्ड ओनली विद द अथॉरिटी ऑफ लॉ। और सेकेंड ये है कि इट मस्ट बी क्लियर, कंसिस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल। अब इस आर्टिकल में काफ़ी मेजर कंसर्न उठाए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक पार्टी है एक्स और उस पर एक इनकम टैक्स की रेट पड़ी। अब पर्सन एक्स के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कुछ पेपर्स मिले हैं जो कि रिलेटेड है पर्सन वाई से। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि क्या वो पर्सन वाई इंक्वायरी के अंडर आएगा या नहीं। तो अगर हम पीछे जाकर देखें तो 2015 से पहले हम पर्सन वाई के भी अगेंस्ट एक्शन ले सकते थे, बट हाईकोर्ट ने कहा था कि बिलोंग्स टू का मतलब ये नहीं कि आप किसी के यहाँ पे जाकर रेड कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्लियर प्रूफ होना चाहिए। तो उन्होंने ये टर्म बिलोंग टू को बिल्कुल स्पेसिफिकली अनाउंस कर दिया था कि हमारे पास क्लियर प्रूफ होना चाहिए पर्सन वाई के खिलाफ भी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 2015 में ही हमारे इस वर्ड को चेंज करके पर्टेन टू कर दिया। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जरूरत नहीं है किसी के खिलाफ एक क्लियर प्रूफ होने की। अब वो ऑन द बेसिस ऑफ द नेम ऑन द डॉक्यूमेंट वो कर सकते हैं उस पर एक्शन। तो फिर गुजरात हाईकोर्ट ने एक ये निकाला कि ये लॉ ठीक है, बट ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होनी चाहिए। इनका मतलब ये है कि ये पुराने केसेस को वापस से खोद कर नहीं निकालना है। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आया कि आप रेट्रोस्पेक्टिव भी कर सकते हो। इसे डिफाइन करने के लिए उन्होंने दो मेजर रीजन दिए थे। अब उन्होंने रीजन देते हुए कहा कि सबसे पहला रीजन, वन मस्ट परस्यूम दैट द अमेंडमेंट प्रोविजन नेवर एग्जिस्टेड इन द लॉ, यानी कि ये ऐसा लॉ कभी था ही नहीं कि हम पर्सन वाई के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। और सेकेंड, उन्होंने कहा कि द न्यू लॉ इज डिक्लेरेटरी, दैट इज इट सीक टू एक्सप्लेन एन अर्लियर प्रोविजन एंड हेंस रिप्रोस्पेक्टिव। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये दो ऑर्डर देते हुए रेट्रोस्पेक्टिव को इफेक्टिव बताया हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को इस एडिटोरियल के राइटर ने इंक्रोचमेंट बताया है। इसमें एक और आर्टिकल की बात की गई है, जो कि है आर्टिकल 142। आई होप ये आर्टिकल हम सबको पता होगा। ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को एक अनलिमिटेड पावर ऑफर करती है, ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर। तो अब ये आर्टिकल कहती है कि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस करने के लिए किसी भी तरह के ऑर्डर पास कर सकती है। तो इस आर्टिकल में इतना ही। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अब हमारा सेकेंड एडिटोरियल हम लोगों ने पिकअप किया है अगेन फ्रॉम पेज 8, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। तो इस आर्टिकल में इंडिया और कनाडा के कुछ रिलेशंस के बारे में बात की गई है। अब इस एडिटोरियल के सबसे पहले पैरा में ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के एसेसिनेशन की बात की गई है। इसमें बताया गया है कि किस तरह कनाडा के स्ट्रीट पर ये प्ले किया जा रहा है। अब कनाडा के कुछ बैकग्राउंड की बात की जाए तो अब इन एंड अराउंड 2% सिख डियास्पोरा हमारे कनाडा में बसे हुए हैं। अब मोस्टली ये सिख पॉपुलेशन इंदिरा गांधी के खिलाफ है ड्यू टू वेरियस रीजन। वो एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। अब जिसकी वजह से ये सारे स्ट्रीट पे, जिसकी वजह से ये सभी चीज़ें वहाँ देखी जा रही है। अब इंडिया को प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि कनाडा की गवर्नमेंट राइट टू स्पीच के नाम पे ये क्या करने के लिए दे रही है, वो इसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है। इंडिया के इस तरह के कंसर्न है। अब इसे समझने की कोशिश करें तो एक तरह से कनाडा में वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रहा है। अब क्योंकि सिख पॉपुलेशन ने भी वहाँ की सिटीजनशिप ले रखी है और अभी की प्रेजेंट गवर्नमेंट भी कोalition पे चल रही है। सेकंड, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि
कनाडा को हमारे इंटरनल फार्म लॉ के बारे में कहने का कुछ हक नहीं है, वो प्योरली हमारा इंटरनल मैटर है। अब इस आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि कनाडा नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एडवाइजर ने यह भी कहा है कि उनके इंटरनल मैटर में 3 कंट्रीज मेनली रशिया, ईरान एंड इंडिया इंटरफेयर करते हैं, जिनकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अब ये तो बिल्कुल हिपोक्रेसी की हद हो गई, उन्होंने चाइना का नाम कहीं भी मेंशन नहीं किया है। तो इस पर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने एक फ्रेज कहा था, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब फाइनली अगर हम समझने की कोशिश करें कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स चल क्यों रही है, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है वो एक कोalition पे चल रही है, हम लोगों ने पहले भी देखा। अब ये न्यूली पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी। अब इस न्यू पार्टी के हेड है जगमीत सिंह, जो कि प्रो सिख है, और यहाँ साफ साफ कहा गया है कि एनडीपी लीडर कमिटेड टू खालिस्तान सिंथेसाइसेस। अब ये मेजर कंसर्न है जिसके कारण कनाडा वहाँ पे रहने वाले पॉपुलेशन के खिलाफ कुछ बड़े एक्शंस नहीं ले रही। कनाडा हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहा है। हमारे कुछ समय पहले भी एक प्लेन हाईजैकिंग से रिलेटेड एक न्यूज़ वायरल हुई थी जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, बट वहाँ सिर्फ एक पर्सन को इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई गई थी, वो भी सिर्फ 10 साल के लिए। उनको भी काफ़ी पहले रिलीज कर दिया गया था ड्यू टू गुड कंडक्ट, ये बताकर। तो ये थी हमारी दूसरी आर्टिकल जहाँ हम लोगों ने कनाडा और इंडिया के बारे में पढ़ा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने तीसरे आर्टिकल की तरफ। HAP हमारी है क्या? HAP स्टैंड फॉर हिरोशिमा AI प्रोसेस। अब रिसेंटली G7 की एक मीटिंग हुई थी जहाँ पे इन लोगों ने बैठकर डिसाइड करना सही समझा कि हम लोग AI से रिलेटेड कुछ रूल्स लाएंगे, यानी कि AI को रेगुलेट करने का फैसला किया। अब आई होप हम सभी को G7 के बारे में पता होगा। G7 इज अ यूनियन ऑफ 7 कंट्रीज विच आर फूड चिक। ये हम लोग याद करने के लिए यूज कर सकते हैं। फूज जिक यानी कि फ्रांस, यूके, यूएस, जर्मनी, एंड जिक इज फॉर जापान, इटली एंड कनाडा। तो ये 7 कंट्री इज द मेंबर पार्ट ऑफ G7। अब इस मीटिंग में डिसाइड क्या हुआ? सबसे पहले इन लोगों ने डिस्कशन किया गवर्नेंस सेफगार्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग कॉपीराइट प्रमोशन। मतलब इनका कॉन्सर्न था कि अब वो चाहते हैं कि AI से रिलेटेड अब कुछ लॉ आए, कुछ रूल्स आए, कुछ रेगुलेशंस आए, क्योंकि AI काफ़ी बूम कर रहा है। यहाँ के लास्ट पैरा में भी बताया गया है कि अब यहाँ एक मीटिंग की ज़रूरत पड़ने लगी, रेगुलेशन की ज़रूरत पड़ने लगी। इसका मतलब ये है कि AI बहुत तेज़ी से बूम करने वाला है। अब कहा जाता है कि वहाँ पे ये 3 कंक्लूजन हो सकते हैं। इसमें से पहली है, या तो सारे कंट्री कुछ डिसाइड करे और अपने डाइवर्जेंस रेगुलेशन बनाए, यानी कि अपने कंट्री के लिए अपना सेल्फ रेगुलेशन करे, या फिर डाइवर्जेंट व्यू अमॉन्ग 7 कंट्रीज एंड फेल टू डिलीवर ए मीनिंगफुल सॉल्यूशन। एक मीनिंगफुल सॉल्यूशन डिलीवर करने से वो फेल करे, या फिर एक मिक्स्ड आउटकम निकले। तो इस आर्टिकल में AI से रिलेटेड ही बातें बताई गई है। फॉर एग्जाम्पल ChatGPT, जो कि एक कंस्ट्रक्टिव AI टूल है, इसके कुछ डेंजरस एप्लीकेशंस ना हो। अब हम लोग अगर ध्यान से समझें तो AI से रिलेटेड एज सच पूरे वर्ल्ड में कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। एक डेटा कहता है कि छोटे छोटे रूल्स, ऑलमोस्ट 37 रूल्स हैं AI से रिलेटेड, बट ऐसा कुछ स्पेसिफिक AI से रिलेटेड रूल नहीं है। हो सकता है EU रिसेंटली एक अपने लॉ इशू करे, क्योंकि EU में काफ़ी समय से ये बातें चल रही है। उन्होंने एक कमेटी भी फॉर्म की है ताकि वो AI को रेगुलेट कर सके। इंडिया में अभी तक देयर इज नो सच लॉ। वैसे अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में स्पेसिफिकली डेटा प्रोटेक्शन से भी रिलेटेड कोई लॉ नहीं है। तो EU ने डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड भी लॉ बना ली है, और मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी द फर्स्ट कंट्री विच विल रेगुलेट AI। तो इस आर्टिकल में बस इतना ही बताया गया था। अगर एक और लास्ट पॉइंट को ऐड करें तो AI से प्रॉब्लम क्यों हो सकती है, क्योंकि AI जो सीख रहा है वो भी उसके पास एक डेटा सेट है। अब उससे ही वो सीख रहा है। अब इससे प्रॉब्लम क्या आ सकती है? अब वो डेटा जो उससे सीख रहा है वो किसी ओनर्स के कॉपीराइट के परमिशन के बिना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कॉपीराइट के इश्यूज भी आ सकते हैं। वैसे ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है, इस पर हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, बट इतना हम समझ सकते हैं कि G7 एक प्लान कर रहा है AI को रेगुलेट करना। इंडिया के पास एज सच अभी कोई लॉ नहीं है, ना ही ऐसी कोई बात चल रही है।
तो इस आर्टिकल में बस इतना ही था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि हम लोगों ने पिक किया है पेज 12 से, जो कि रिलेटेड है जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यह आर्टिकल न्यूज में इसलिए है क्योंकि यूएन ने अपने 75th पीस कीपर डे को सेलिब्रेट किया है। अब इंडिया, जो कि काफी ज्यादा ट्रूप सप्लाई करता है यूएन पीस कीपर को, वो अभी तक इंडिया इज नॉट एबल टू फाइंड इट्स प्लेस इन यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अगर हम लोग डेटा की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे है जो यूएन को गार्ड सप्लाई करते हैं, तो वो है बांग्लादेश। हमारे सेकंड नंबर पे आते हैं नेपाल, और थर्ड नंबर पे ही आता है इंडिया। इसका मतलब ये है कि इंडिया इज अमंग द टॉप सप्लायर्स ऑफ ट्रूप टू यूएन फॉर यूएन पीस कीपर। उसके बाद भी इंडिया को यूएनएससी में इन्वॉल्व नहीं किया गया है। अगर इन टोटल की बात की जाए तो इंडिया ने अभी तक ऑलमोस्ट 2.7 लाख ट्रूप को भेज दिया है। कई सारे विमेन स्टाफ को भी भेजा गया है। अब इस आर्टिकल में कुछ बेटर इन्वेस्टमेंट की भी बात की गई है। इसमें कहा गया है कि ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी में हमें बेटर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है इन टर्म ऑफ डिफेंस इन यूएसपीसीए। उसके बाद भी इस पैरा में कहा गया है कि यूएन पीस कीपर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अब यूक्रेन रसिया वॉर की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी आई थी। कई बार अफ्रीका एंड एशियन कंट्रीज में फूड क्राइसिस हो गया था, उसे भी वो टैकल करने की कोशिश कर रहा है। अब इसके कारण काफ़ी सारी एनर्जी क्राइसिस भी आई है, जिसकी वजह से रिपल इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि अगर एक कंट्री पे किसी चीज़ का इम्पैक्ट पड़ता है तो वो धीरे धीरे सारे कंट्रीज पर पड़ेगा ही। इसे हम लोग एक तरह से डोमिनो इफेक्ट भी कर सकते हैं, इसी के कारण इंटरनेशनल रिलेशन इम्पॉर्टेंट है। तो इस आर्टिकल में इतना ही बताया गया था। अब हम लोग पढ़ते हैं अपने आखिरी आर्टिकल की तरफ। अब वापस से यह आर्टिकल कनाडा से रिलेटेड है। लाइटनिंग ब्लेम्ड फॉर कनाडा फायर्स विल गेट वर्स इन ए वार्मिंग वर्ल्ड। आधी बातें हमें इस हेडलाइन को ही पढ़कर समझ में आ गई होगी कि लाइटनिंग कहीं ना कहीं वार्मिंग वर्ल्ड यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। बट फिर भी हम लोग देखते हैं कि इस आर्टिकल में आखिर दिया क्या है। सबसे पहले पैरा में बात की गई है कि न्यूयॉर्क में अभी तक की सबसे बैड एयर क्वालिटी हो गई है। क्यों? बिकॉज ऑफ द वाइल्ड फायर इन कनाडा, जिसकी वजह से स्मोक आ रही है, जो कि न्यूयॉर्क के एयर क्वालिटी को बहुत खराब कर रही है। अब ये एयर क्वालिटी मिड अटलांटिक, यहाँ तक कि वो वाशिंगटन डीसी तक भी पहुंच चुकी है। अब लाइटनिंग वहाँ के लिए एक न्यू फिनोमिना नहीं है। वहाँ बताया जाता है कि वहाँ इस तरह की वाइल्ड फायर लगती ही रहती है, जिसका मेजर रीज़न लाइटनिंग है। बट ऐसा नहीं है कि उसका और कुछ रीज़न नहीं है। कई केसेस में ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी एक मेजर रीज़न रहा है वहाँ के वाइल्ड फायर में। तो अब इसके बाद बताया गया है कि हाउ डज लाइटनिंग वर्क। इसे हम लोगों ने बचपन में ही पढ़ रखा है कि लाइटनिंग होती कैसी है। बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट्स और आइस क्रिस्टल कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से पोलराइजेशन होता है, जिसकी वजह से एक थंडर स्टॉर्म क्लाउड पैदा होती है। अब वो पोलराइजेशन एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पैदा करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ स्पार्क देखा जाता है, और वही हमें एक लाइटनिंग के फॉर्म में दिखता है। ठीक है, आई होप लाइटनिंग हमारे पहले से क्लियर होगी। अब यहाँ कहा गया है इज लाइटनिंग ए क्लाइमेटिक इंडिकेटर। एक रिसर्च के अनुसार भी ये कहा जाता है कि जहाँ भी टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, वहाँ 11% ज़्यादा लाइटनिंग देखी जाती है। यानी कि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, लाइटनिंग की इंटेंसिटी या फिर लाइटनिंग की फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी। तो इस आर्टिकल में इस तरह की बातें समझाई गई है। अब यहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक इन इंडिया, यहाँ पे कुछ डेटा दी गई है कि हर साल कितने लाइटनिंग्स होते हैं, कितने पीपल की डेथ हो जाती है लाइटनिंग के कारण। ये सारे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसे स्किप करेंगे। तो आज के इस हिंदू एनालिसिस में इतना ही। अगर हम एक बार सभी को सम अप करने की कोशिश करें तो सबसे पहला हम लोगों ने टैक्सेशन से रिलेटेड एडिटोरियल पढ़ी। टैक्सेशन के बारे में 2 बातें जानी। टैक्सेशन मस्ट बी बैक्ड बाय द लॉ, और सेकंड पॉइंट ये है कि टैक्सेशन मस्ट बी क्लियर, कंसिस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल। उसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन उठाया, क्या अगर इनकम टैक्स ने पर्सन एक्स पे रेड किया है और पर्सन वाई के नाम के डॉक्यूमेंट वहां पाए गए हैं, तो क्या इनकम टैक्स इज एलिजिबल टू रेड और इंक्वायर फॉर पर्सन वाई ऑल्सो।
तो 2015 से पहले सिनेरियो कुछ और थी। 2015 के बाद सिनेरियो थोड़ी सी चेंज हुई। 15 से पहले बिलोंग टू यूज की गई थी। अब बिलोंग टू को हाई कोर्ट ने, इनफैक्ट सिंगल हाई कोर्ट ने नहीं, 3 हाई कोर्ट ने, एटलीस्ट 3 हाई कोर्ट, एक सेकेंड, एटलीस्ट 3 डिफरेंट हाई कोर्ट ने बिलोंग टू को काफी स्पेसिफिकली कहा था कि बिलोंग टू का मतलब सिर्फ नेम रहने से, किसी डॉक्यूमेंट पे नेम रहने से बिलोंग टू साबित नहीं होता, उसके लिए एक क्लियर प्रूफ चाहिए। इसके बाद 2015 में गवर्नमेंट ने उसे चेंज किया, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया और उसे कर दिया पर्टेन टू। फिर गुजरात गवर्नमेंट का ये कहना था कि पर्टेन टू ठीक है बट ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होनी चाहिए। वापस सुप्रीम कोर्ट ने अपने पावर का इस्तेमाल किया अंडर आर्टिकल 142 और इसे कहा कि रेट्रोस्पेक्टिव होनी चाहिए, जिसके उन्होंने 2 रीजन दिए थे। सेकेंड आर्टिकल हम लोगों ने कवर किया कनाडा से रिलेटेड। कनाडा के बारे में बात की जाए तो कनाडा अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स को चला रहा है। कनाडा और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी अच्छे होने चाहिए थे क्योंकि वो काफ़ी इलेक्टेड डेमोक्रेटिक है, काफ़ी ठीक ठाक है, वो दोनों एंटी चाइना है, बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा। कनाडा के पीएम का ये भी कहना है कि इंडिया हमारे इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करता है। खालिस्तान हम सभी को पता है, सिख पॉपुलेशन एक डिफरेंट कंट्री की डिमांड कर रही थी जिन्हें वो खालिस्तान कह रही थी, बट ऐसा हो नहीं पाया एंड आई होप ऐसा कभी होगा भी नहीं। तीसरे आर्टिकल में हम लोगों ने कवर किया एचएपी के बारे में, यानी कि हिरोशिमा एआई प्रोजेक्ट, जहाँ पे एआई से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन बन रही है, जिनको G7 कंट्री मिलकर बना रही है। G7 कंट्री के बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद हम लोगों ने यूएन से रिलेटेड न्यूज़ देखी। यूएन ने अपने 75th पीस कीपर डे को सेलिब्रेट किया। पीस कीपर डे में इंडिया का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, वो टॉप 3 में आती है। पीस कीपर काफ़ी अच्छा काम कर रही है। एनर्जी क्राइसिस, फूड क्राइसिस में काफ़ी जगह स्टेशन है, बट इंडिया अभी तक UNSC में अपनी जगह नहीं बना पाई है। और फाइनली हम लोगों ने बात की किस तरह लाइटनिंग काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ रही है। इसका रीज़न हम लोगों ने एक ग्लोबल वार्मिंग देखा। इससे पता चलता है कि क्लाइमेटिक चेंज का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ग्लोबल वार्मिंग पर भी पड़ता है। एक और चीज़ हम लोगों ने देखी कि न्यू ईयर की एयर क्वालिटी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। वो हुई है स्मोक की वजह से, जो कि कनाडा के वाइल्ड फायर की वजह से आ रही है। इसके बाद ही हम लोगों ने लाइटनिंग के बारे में समझा अब, और एक रिसर्च के बारे में बात की जिसमें हम लोगों ने पाया कि ऑलमोस्ट 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज होने की वजह से 11% लाइटनिंग बढ़ती है। तो ये थी हमारी सारे टॉपिक्स। आई होप आज के सारे डिस्कस्ड लेक्चर आपको समझ में आए होंगे। अगर आपके कुछ रिकमेंडेशन है टू इम्प्रूव तो फील फ्री टू कमेंट डाउन। तो मिलते हैं हम कल के हिंदू एनालिसिस में। आज के लिए इतना ही।